अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के साथ न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि सेकंड ईयर फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर से आप लोगों को टॉप 20 एमसीक्यूज़ विद सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि काफ़ी दफ़ा रिपीट होते रहे हैं नस्ट एनईटी प्यास जीके यूनिवर्सिटी के अंदर और एनटीएस नेट के अंदर भी। तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुली इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड जितना भी उनके एंट्री टेस्ट के रिलेटेड मटीरियल है और यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। तो पहला है एमसीक्यूज़। हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हुज एटॉमिक मास इज़ 24 कंसिस्ट ऑफ। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट के अंदर कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देना होता है। अभी वो न्यूक्लियस के अंदर पूछ रहा है आप लोगों से कि एटॉमिक मास तो उसने बता दिया है 24, और न्यूक्लियस के अंदर उसने ये ऑप्शंस बताए हुए हैं। जैसे कि पहले ऑप्शन में वो कह रहा है 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, 13 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब देखें न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं, तो ना इसका अल्फा ऑप्शन होगा, ना बीटा होगा, ना इसका डेल्टा ऑप्शन होगा। और हमें दूसरी एक और चीज़ ये भी पता है कि अगर एलिमेंट का हम सिंबल लिखें तो ए ऊपर एटॉमिक मास होता है, जी हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हमें पता है कि जो एटॉमिक मास होता है बेसिकली ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो यहाँ से अब हमारे पास सी ऑप्शन है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, और प्रोटॉन्स 11 और न्यूट्रॉन्स 13 दोनों का सम करेंगे तो वो एटॉमिक मास के इक्वल आएगा, जो कि 24 है। तो यूँ हमारे पास चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि कीवर्ड के थ्रू आप लोगों ने स्टेटमेंट को समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ऑप्शन चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है। न्यूक्लियस हमें गिवन है लिथियम का। तो अब आप याद रखें कि जो हमारे पास इस तरह एक सिंबल है, हमारे पास किसी भी एलिमेंट के ऊपर एटॉमिक मास होता है, नीचे एटॉमिक नंबर जी होता है। अब हमें पता है कि एटॉमिक मास जो है बेसिकली ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद के सम को कहते हैं। न्यूट्रॉन्स आपने कैसे निकालने हैं, ए में से जी को माइनस कर देना है, ऊपर जो भी एटॉमिक मास है उसमें से आप लोगों ने एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। तो यहाँ से आप लोग न्यूट्रॉन्स की तादाद निकाल सकते हैं। 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 हमारे पास न्यूट्रॉन्स आएंगे, जो कि बीटा ऑप्शन है। तो याद रखें जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने आप लोगों ने एटॉमिक मास जो कि 4 इस केस में गिवन था उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, ठीक है, तो वो आप लोगों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों ने याद रखना है, वो आपको दो आइसोटोप्स ए और बी बता रहा है और पूछ रहा है कि इनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखें जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज जो हमारे पास, अब आप ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास आइसोटोप्स, अगर मैं सिंपल बात करूं तो उसमें एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं जबकि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। अब एटॉमिक मैस डिफरेंट होने का मतलब है कि उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है आइसोटोप्स के अंदर। एक एटम के जितने भी, एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, मगर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि एटॉमिक मास डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का और उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो यूँ हमारे पास इसका अल्फा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं कि विच पेयर ऑफ न्यूक्लियाई कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बस आपने इन ऑप्शन में से निकाल देने हैं। मैं आप लोगों को आप बता देता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, तो इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। अगर आप इस केस में देखेंगे तो इन दोनों में 62 न्यूट्रॉन है। आप 108 में से 46 को माइनस करें या 109 में से 47 को माइनस करें तो 62 दोनों के अंदर न्यूट्रॉन्स आएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस बीटा ऑप्शन वाले केस में एग्जैक्ट हैं इस पेयर में। अब मैस स्पेक्ट्रोग्राफ आप लोगों ने याद रखना है कि ये आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। डेल्टा इसका ऑप्शन है। इसमें से एक दो और एमसीक्यूज भी मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में से आते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। आप इसको ज़रा फार्मूला से यहाँ से आप लोग वी वेलोसिटी निकाल लें, जो कि 2 VE/m रूट है, और वी हमारे पास वोल्टेज है। यहाँ से अगर हम देखें तो जब इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स BeV है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ से आप लोग रेडियस अगर निकालें तो वो mv/be की इक्वल आएगा। वेलोसिटी की वैल्यू जब आप इधर प्लग इन करेंगे तो फाइनली ये रिलेशन बनेगा। यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि जो रेडियस है वो मैस के रूट के डायरेक्ट रिलेशन है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका इन्वर्स है। तो ये भी आपने याद रखना है, जितना किसी आइसोटोप का मैस बड़ा होगा उतना उसका रेडियस बड़ा बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ रेडियस का इन्वर्स रिलेशन है। तो ये भी दो एमसीक्यूज बन सकते हैं। इस केस में तो उसने सिंपल पूछा था कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या चीज़ सॉर्ट आउट करता है, तो वो आइसोटोप्स। अब 6 एमसीक्यूज में वो कह रहा है द मैस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अलग अलग मैस ज़्यादा
ज़्यादा होता है, मगर जब वो न्यूक्लियस बनाती हैं तो मास कम हो जाता है। वो जो बेसिकली मास में कमी आती है उसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं, और वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसने न्यूक्लियस को अटैच जोड़ के रखा होता है। अब अगर मैं अल्फा की बात करूँ तो ये बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई है। अब हमें पता है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब लेट्स सपोज करें कि प्रोटॉन का मास भी 1 ग्राम है, न्यूट्रॉन का भी 1 ग्राम है। ये वैसे मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया, वैसे तो इनका मास और होता है। तो अब अगर टोटल न्यूक्लियाई हीलियम की बात की जाए तो इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल मास इस तरह 4 ग्राम बनेगा। अब ये इनका इंडिविजुअल मास है, मगर जैसे ही ये न्यूक्लियस बनाएंगे तो उस केस में अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता है कि न्यूट्रॉन का मास, अगर अगर एक न्यूट्रॉन का मास एम एन है और उसको न्यूट्रॉन्स की तादाद एन से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा। एक प्रोटॉन का मास एम पी है, और अगर उसको तमाम प्रोटॉन्स की तादाद एक न्यूक्लियस में जो कि जी होती है उससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा। तो ये इनके इंडिविजुअल थे मास ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास ऑफ प्रोटॉन्स, और ये एम न्यूक्लियस का मास है जो कि जब ये दोनों मिक्सअप होकर न्यूक्लियस बनाते हैं। तो याद रखें जो इंडिविजुअल मैसेज होते हैं, जिस तरह के सीलियम के केस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल मास इन दोनों का मिला के 4 ग्राम था, मगर जब ये न्यूक्लियस बनाएंगे तो फ़र्ज़ करें इनका मास 3.5 ग्राम हो जाता है। तो अब ये जो 0.5 ग्राम में मास में कमी है, ये इसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोगों को समझाई। अब एक और क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि न्यूक्लियस हैज़ अ न्यूक्लियन नंबर ए, प्रोटॉन नंबर जी एंड बाइंडिंग एनर्जी बी, द मैसेज ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन इंडिविजुअल, एक न्यूट्रॉन का मास एम एन है, एक इंडिविजुअल प्रोटॉन का मास एम पी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन बाय अ मास ऑफ न्यूक्लियस, वो हमसे पूछ रहा है। अगेन उसी तरह अगर हम हीलियम की एग्जांपल लें तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये 2 एम पी प्लस 2 एम एन। अब एक प्रोटॉन के मास को अगर उनकी तादाद से मल्टीप्लाई करें, इस केस में 2 थी तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ गया। इसी तरह ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन है, तो इसमें से जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो ये न्यूक्लियस बनाएंगे, और ये एम अल्फा उस न्यूक्लियस का मास है इस केस में, क्योंकि ये हीलियम के न्यूक्लियाई था। और ये जो अब इनके मैसेज में कमी आई है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इंडिविजुअल मास में से जब हम न्यूक्लियस का मास माइनस करेंगे तो ये मास डिफेक्ट होता है। अब आप इसी इक्वेशंस को इस तरह के जर्नल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन की तादाद को एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा। प्रोटॉन के मास को अगर प्रोटॉन की तादाद से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल प्रोटॉन का मास आ जाएगा। ये अब इनके इंडिविजुअल मैसेज हैं, इसमें से अगर न्यूक्लियस का मास माइनस करें तो ये डेल्टा एम मास डिफेक्ट की इक्वल होता है। यहाँ से अब आपसे वो ये एम न्यूक्लियस पूछ रहा है, तो अब आप लोगों को पता है कि बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली डेल्टा एम इंटू सी स्केयर की इक्वल होती है, ई इक्वल टू एम सी स्केयर आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ से डेल्टा एम निकाल लें, तो अब ये डेल्टा एम जो इधर लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ओवर सी स्केयर, और मास ऑफ न्यूक्लियस हमने निकालना है। ये इधर माइनस हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, और डेल्टा एम इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बनेगी। ये जो एम न्यूक्लियस माइनस था इसको लेफ्ट साइड पे भेज दिया, और ये जो डेल्टा एम था ये इधर आके इसकी जगह पे माइनस हो जाएगा राइट साइड पे, और डेल्टा एम की जगह बी ओवर सी स्क्वायर हमने पुट किया। तो बेसिकली उसने उसी मास डिफेक्ट की इक्वेशन को एक और वे से लिखा हुआ है, जो कि मैंने अब आपको समझा भी दी है। इसका अल्फा ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। अच्छा, अब इसी तरह वो कह रहा है कि द डिपेंडेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन द मास नंबर ए। तो मास नंबर ए के ऊपर बाइंडिंग एनर्जी की क्या डिपेंडेंस है, तो ये ग्राफ भी आप लोगों ने देखा हुआ है। बेसिकली ये अल्फा ग्राफ है, और ये टॉप पी के ऊपर एफ ई एलिमेंट आता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ की आप लोगों को शेप याद होनी चाहिए। ये भी इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज आ जाता है। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, बेसिकली मास डिफेक्ट डेल्टा एम जो भी मैंने आपको बताया था, और न्यूक्लियन के ऊपर अगर हम इनको डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास के ऊपर, तो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन का वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, वन क्यूरी बेसिकली ये एक्टिविटी का यूनिट होता है, और इसका यूनिट बैकरल भी होता है। बैकरल बेसिकली 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है, और 1 क्यूरी के अंदर 3.7 10 की पावर 10 बैकरल होते हैं। तो ये भी काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज रिपीटेड है नस्ट के अंदर, आपने इसको देख लेना है। आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज ड्यूरिंग देयर डिके। ड्यूरिंग देयर डिके के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रिनोज भी इमिट होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई यानी अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स इमिट नहीं होते। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेटिंग ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए, और आयोनाइजेशन पावर का ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए। इस एमसीक्यूज में अब हम पेनिट्रेटिंग ऑर्डर की बात करते हैं। तो सबसे कम जो पेनिट्रेशन पावर है वो अल्फा पार्टिकल की होती है, उससे ज़्यादा बीटा की, और सबसे ज़्यादा गैमा की। तो यूँ अगर हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे तो अल्फा बीटा और गैमा हमारे पास बनेगा। तो ये आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है।
अच्छा, इसके बाद इन द सन द एनर्जी रिलीज ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन, सन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है तो बेसिकली प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल का रिएक्शन होता है, कार्बन साइकिल भी इसमें होता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ओबेज, जो न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन हो रही होती है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी ओबे करता है, मैस को भी और मोमेंटम को भी, तमाम लाज ये ओबे करता है, ऑल ऑफ दीज। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप वो कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा नस्ट के अंदर आया है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन नस्ट में काफ़ी रिपीट होते रहे हैं। इन अ न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है, एक्स एज इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, पहले वो इमिट करता है, द रिजल्टेंट न्यूक्लियस जो बनता है वो फिर बीटा पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन इमिट करता है। द रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस के बारे में वो आपसे पूछ रहा है, तो मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ। समझ करें कि ये स्टार्ट वाला न्यूक्लियस ए जी, जिसका एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर जी है, जब ये अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो हमें पता है एटॉमिक मास में से 4 की कमी हो जाएगी और एटॉमिक नंबर में से 2 की। और फिर ये बीटा पॉजिटिव जब इमिट करेगा, तो याद रखें जब बीटा पॉजिटिव ये इमिट करेगा तो इसके एटॉमिक नंबर में से फर्दर एक कमी हो जाएगी, पहले Z-2 था तो एक और -1 करेंगे, Z-3 हो जाएगा, जबकि इसका जो एटॉमिक मास है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यूँ अब आप देख सकते हैं बेसिकली जब हमारे पास प्रोटॉन जो है ये डिसइंटीग्रेट होता है न्यूट्रॉन और बीटा पॉजिटिव और न्यूट्रिनो के अंदर, तो उस वक्त बेसिकली ये जो बीटा पॉजिटिव इमिट होता है। तो बहरहाल इस केस में वो आप लोगों से यही पूछ रहा था कि जब ये स्टार्ट वाले न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, जो फर्दर बनता है वो बीटा पॉजिटिव इमिट करता है, तो फाइनल का वो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पूछ रहा था फाइनल न्यूक्लियस का, जो कि इस केस में A-4 और Z-3 है, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। इसी तरह एक और क्वेश्चन ये हमें गिवन है कि एक न्यूक्लियस डिके हो रहा है, वो बता रहा है कि द पार्टिकल इमिटेड इन द सीक्वेंस, ये उसने न्यूक्लियस दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इधर कौन सा पार्टिकल इमिट हुआ, इधर कौन सा हुआ, इधर कौन सा पार्टिकल इमिट हुआ। तो इस केस में भी अब हम इसको ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। पहला न्यूक्लियस देखें ए जी, इसका एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर जी है, तो यहाँ से अब हमारे पास न्यू न्यूक्लियस वाई बना है। अब आप देखें कि इसके एटॉमिक मास तो एज इट इज़ रहा है, मगर इसके एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें से बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है। अच्छा, अब फर्दर देखें इसके अंदर से कोई जब जब दोबारा फर्दर ये वाई से बी ये बना है हमारे पास न्यूक्लियस, तो इस केस में आप देखें इसके एटॉमिक में से 4 की कमी हो रही है, और एटॉमिक नंबर भी अगर आप ऑब्जर्व करें पहले Z+1 था फिर Z-1, मतलब -2 की कमी हुई है, तो इसका मतलब इसने अल्फा पार्टिकल को इमिट किया है, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो एटॉमिक मास में से 4 कम हो जाते हैं और एटॉमिक नंबर में से 2 कम हो जाते हैं। तो अब फर्दर आप देखें कि ये हमारे पास एक एक्साइटेड न्यूक्लियस बना है, तो आगे जब इसमें से गैमा पार्टिकल इमिट हुआ है तो उस वजह से हमारे पास इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एटॉमिक मास में भी कोई चेंज नहीं है, एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं है, मतलब इसमें से गैमा पार्टिकल्स इमिट हुए हैं। तो यूँ अब हम इनका सीक्वेंस देख सकते हैं कि पहले बीटा पार्टिकल्स इमिट हुए, फिर अल्फा, फिर गैमा, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि 420 डेज में एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ पोलोनियम फेल टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, हाफ लाइफ इसकी हमने पोलोनियम की बतानी है, ये एक एलिमेंट है। तो इसमें अब आप लोगों ने याद रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है हाफ लाइफ के अंदर, या मैस ऑफ एलिमेंट या एक्टिविटी, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स निकालने हो या मैस ऑफ एलिमेंट निकालना हो या एक्टिविटी निकालनी हो, तो उसका ये फार्मूला है n0/2 इसी तरह डिके एटम्स निकालने का भी फार्मूला आपको आना चाहिए, 2n-1/2 मल्टीप्लाई बाय n0, जो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम स्टार्ट में होंगे। तो ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। अब इस केस में चूंकि वो एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो एक्टिविटी के लिए भी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था n0/2, मगर इसका तो इसमें आप चूंकि n0 की जगह पे मैं एक्टिविटी a यूज़ कर लूँगा, और उसी तरह n0 यानी ऊपर a0 अब आ जाएगा और नीचे 2n, तो 1n तो बेसिकली 1 नहीं होगा, वो a0 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर a0 हो जाएगा, नीचे 2n। अब मैं अगर इस पे कंडीशन अप्लाई करता हूँ तो सैंपल का जो है वो 1/8 उसकी एक्टिविटी हो जाती है इनिशियल का, यानी ये जो ए है ये इनिशियल एक्टिविटी का कितना हो जाती है 1/8, यानी ये a0/8 हो जाती है। और आगे क्या था a0 और नीचे क्या था 2n, a0 से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n 8 की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास मैं 2 को 2 3 लिख सकता हूँ, बेसिस सेम है n3 आ जाएगी, यानी 3 हाफ लाइफ के बाद इसकी जो सैंपल की एक्टिविटी है वो 1/8 हो जाएगी इनिशियल का। तो अब चूंकि हमें यहाँ पे डेज गिवन थे, तो मैंने तो अब ये 3 हाफ लाइफ में डेज बताने हैं कि कितने डेज होंगे, तो उसके लिए हाफ लाइफ कैसे निकलेगी, जितने डेज गिवन है उसको 3 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि हाफ लाइफ 3 के बाद उसकी एक्टिविटी 1/8 होती है इनिशियल का। तो 420 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 140 डेज आएंगे, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अब सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आपको याद होना चाहिए, ये बुक लाइन है, ये रिवर्स बाय स्टेट पे काम करता है। और क्वार्क्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो याद रखें जो क्वार्क्स हैं वो बेसिक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मिजॉन्स जो होते हैं बेसिकली ये एक क्वार्क और एंटी क्वार्क के मिलने से बनते हैं। बैरियॉन्स तीन क्वार्क से मिलने से बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल हैं, ये किसी से भी नहीं मिलके बने होते। तो यूँ अगर हम देखें तो और जो बैरियॉन्स हैं इनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो डेल्टा हमारे पास इसका ऑप्शन ठीक है कि मीज़ोन्स और बैरियंस जो हैं इनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्वार्क होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेज। तो न्यूक्लियर फोर्सेज आपने इसको बुक से भी रीड कर लेना है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वाला पार्टिकल भी आपने एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी है। ये दोनों नस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये अगर हम न्यूक्लियर फोर्सेज की देखी जाए तो ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं, 10⁻⁻14 मीटर पे ये डोमिनेट होती हैं। जब ये पार्टिकल्स करीब होते हैं तो तब ये एक्ट करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQs थे जो न्यूक्लियर फिजिक्स में से मैंने आप लोगों को डिस्कस किए हैं। जिन टॉपिक में से ये MCQs मैंने आपसे डिस्कस किए, इन टॉपिक्स को भी ज़रूर रीड करें। ये रिपीटेड MCQs हैं, ज़रूरी नहीं होता कि यही MCQs एज इट इज़ आएँ। जिन टॉपिक्स में से ये MCQs आए हुए हैं इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि इसी के रेलेवेंट और MCQs भी आ सकते हैं। तो यूँ इसका सी ऑप्शन था। और जो बच्चे भी नस्ट NET 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा नस्ट NET 3 के फ़ौरन बाद एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो जाना है, जिसमें आप लोगों को एक मंथ के अंदर कंप्लीट नस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाएंगे, पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू ही वो सारे लेक्चर डिज़ाइन किए गए हैं। एंड पे आप लोगों के टेस्ट होंगे। तो जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि NET 3 के फ़ौरन बाद हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे वे से, प्रॉपर वे से रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। लिमिटेड सीट्स हैं तो आप लोग इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर अगर आप लोग आएंगे तो तब हमारे पास सीट्स फुल हो जाती हैं। बाद में फिर ज्वाइन करने का फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि सिलेबस भी आगे जा चुका होता है। तो जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं उनके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। आप लोग बस इसी तरह एफर्ट करते रहें, आप लोगों का ज़रूर नस्ट के अंदर एडमिशन हो जाएगा, या जो भी यूनिवर्सिटी जिधर आप दाखिला लेना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।